पहला क्वेश्चन है सेल इज अ डैश वर्ड विच मीन्स लिटिल रूम। तो सेल जो है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा सा कमरा? इटालियन, स्पेनिश, लैटिन या फिर पोर्चुगीज? तो आपको पता है सेल किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करके बताना है कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने कॉइन किया, सेल थ्योरी को किसने दिया, और जो ये स्टेटमेंट है ओमनी सेलुला ई सेलुला ये किसने दिया है? तो आपको पता है हमारी सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कॉर्क का इस्तेमाल किया था, वुड के कॉर्क का इस्तेमाल किया था और उससे उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद है ना लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी एंटोन वॉन लुइनहॉक ने। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने दिया है? पुरकंजे ने दिया है। सेल थ्योरी हमारी किसने दी है? शेल्डन एंड श्वान ने दी है। और ओमनी सेलुला ई सेलुला जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है? रुडोल्फ विर्चो ने दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ई, फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का बी। नेक्स्ट है, इफ वी केप्ट आवर सेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन टू आवर सेल? तो देखो अगर आप अपनी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो सेल के साइज के साथ क्या होगा, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा? तो आपको पता है जब आप अपनी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होता है, आपकी जो सेल है वो क्या करने लग जाती है? फूलने लग जाती है, स्वेलअप करने लग जाती है। जब आप उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो तो जो सेल का साइज है वो चेंज नहीं होता है, सेम साइज की रहती है। और जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो तो आपकी सेल क्या करने लग जाती है? श्रिंक करने लग जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल जो है वो स्वेलअप कर जाती है। आइसोटोनिक में क्या होता है? सेम साइज की रहती है। और हाइपर में क्या हो जाता है? सेल जो है वो श्रिंक कर जाती है। नेक्स्ट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज एन एग्जाम्पल। तो आपको पता है जब भी कभी आप किसी पौधे को पानी देते हो तो उसकी जड़ों में आप पानी को डालते हो। तो आपने कभी सोचा है कि जड़ों से वो पूरे प्लांट के पास पहुंच जाता है? तो किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है? डिफ्यूजन की मदद से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, ऑस्मोसिस की मदद से या फिर ट्रांसपीरेशन की मदद से? तो आपको पता है हमारे जो पौधे की रूट होती है, जड़ होती है, वो पानी को एब्जॉर्ब करती है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, रूट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है, विच सॉल्यूशन इज यूज टू स्टेन द सेल। तो अगर आप अपनी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना चाहते हो तो आपको किसी ना किसी चीज से उसे स्टेन करना होता है। तो कौन से मटेरियल को आप इस्तेमाल करते हो सेल को स्टेन करने के लिए? सेफ्रेनिन सॉल्यूशन से, मिथिलिन ब्लू सॉल्यूशन से, आयोडीन सॉल्यूशन से या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो देखो जब भी कभी आपने माइक्रोस्कोप के साथ काम किया है तो आपको पता है हम सेफ्रेनिन सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मिथिलिन ब्लू का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और आयोडीन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी सेल को स्टेन करने के लिए। सो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज। तो अगर पानी जो है वो सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन, तो पानी जो है अगर वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, एक्टिव डिफ्यूजन कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो देखो जब पानी के मूवमेंट की बात हो रही होती है तो उसको हम डिफ्यूजन टर्म नहीं करते हैं, ऑस्मोसिस टर्म करते हैं। अगर यहाँ पर गैसेस या अदर मॉलिक्यूल की बात हो रही होती तो हम क्या कहते हैं? उसे डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन जब पानी के मूवमेंट की बात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, प्लांट सेल्स कंटेन सेल वॉल विच इज मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो आपको पता है हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास है ना सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती पर प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है, फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है। लेकिन जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो मेनली किस से बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, कोलेजन से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है या फिर नन ऑफ द अबव? तो आपको पता है हमारे प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें जो सबसे चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कौन होता है? सेल्यूलोज होता है। ठीक है, और जो काइटिन होता है, जो आपकी फंजाई की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट है, प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। तो जब भी आप कभी कहते हो कि प्लाज्मोलिसिस हो गया इस सेल का तो उसका मतलब क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो जब भी कभी आप किसी प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक मीडियम में रखते हो तो उसका जो साइटोप्लाज्म है ना वो एक साइड पे खिसक जाता है। ठीक है, श्रिंक हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं। तो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम क्या कहलाता है? प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट है, अमीबा एक्वायर्स इट फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड। तो अमीबा जो है वो अपने खाने को किस प्रोसेस के थ्रू अंदर लेता है बॉडी के? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं या फिर हाइड्रेशन बोलते हैं? तो आपको पता है
अमीबा जो है वो अपने फूड को इनगल्फ करता है और इसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, फूड वैक्यूल की मदद से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन 2 लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन। तो इनमें से किसके पास 2 लेयर की आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है और न्यूक्लियस के पास भी 2 लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन राइबोसोम के पास 2 लेयर नहीं होती है। नेक्स्ट है द सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आपको एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखने को मिलता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो जब आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करते हो तो उनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। सेकंड क्या होता है, इनके पास है ना सेल ऑर्गेनल्स भी ज्यादा मौजूद नहीं होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इनके पास एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों के पास एक सेल ऑर्गेनल होता है जो दोनों के अंदर देखने को मिलता है, वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम कंटेन आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या फिर डीएनए एंड प्रोटीन। तो आपको पता है जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन दोनों उसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल। तो जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हो तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। प्रोकैरियोट्स हैव अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स के पास जो है वो डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, ठीक है, तो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, बिल्कुल सही बात है। सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है कि हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एक्टिव। तो ये बात बिल्कुल सही बात है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं है, तो नन इज इनकरेक्ट, सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स आर। तो आपको ऐसे सेल ऑर्गेनल्स का पेयर आइडेंटिफाई करना है जिनके पास खुद का डीएनए भी होता है और खुद के राइबोसोम भी होते हैं। गोल्जी एंड लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, प्लास्टिड्स एंड साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स। तो आपको पता है हमारे 2 सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए भी होता है और खुद के राइबोसोम भी होते हैं जिसकी मदद से वो खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं। और वो कौन होते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है, इन दोनों के पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता है जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको उसका नाम रफ क्यों मिला है, क्योंकि उसके सरफेस पे, उसके आउटर सरफेस पे क्या अटैच रहते हैं, राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। और जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो हमारा जो आरईआर है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि उसके सरफेस पे क्या अटैच है, राइबोसोम्स अटैच है जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। तो आपको पता है लिवर जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के लिए, बाकी सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वर्टिब्रेट्स के अंदर स्पेशली ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो लिवर हमारा जो है वो बहुत ही अच्छा ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि जितना भी ज़्यादा आप चीज़ें खाते हो जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही पॉइजनस है, आपने कोई ड्रग खा लिया, आपने कोई पॉइजन खा लिया, आपने अल्कोहल पी ली, ठीक है, आपके खाने में कोई भी वेस्ट चीज़ है, उन सब को डिटॉक्सिफाई करने की पावर कौन रखता है, हमारा लिवर रखता है। जब कंटिन्यूसली लोग क्या करते रहते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते रहते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद उनकी लिवर की जो डिटॉक्सिफाई करने की कैपेसिटी है वो घट जाती है, खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें सिरोसिस हो जाता है या फिर लिवर डैमेज हो जाता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो सारी चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करने की पावर रखता है। तो हमारे लिवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है उसमें उसकी हेल्प कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे लिवर के अंदर है ना एसईआर प्रेजेंट होता है जो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। एसईआर का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है डैश अपीयर्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस, राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस।
गोल्जी, एसईआर, आरईआर या फिर वैक्यूल्स। तो मैंने आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या अटैच रहते हैं, जब आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो वो हमें रफ दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर क्या अटैच है, राइबोसोम्स अटैच है, और राइबोसोम किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डैश हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट एंड लिपिड्स। तो हमारी बॉडी के अंदर फैट एंड लिपिड के सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारी फैट एंड लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो गलत स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। गोल्जी बॉडी इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। तो आपको पता है गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी जो है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी और इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए इसका नाम क्या रखा गया, गोल्जी बॉडी रखा गया। गोल्जी बॉडी मेन फंक्शन इज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपको पता है आपकी गोल्जी बॉडी क्या करती है, स्टोरेज करती है, मॉडिफिकेशन करती है और जो प्रोडक्ट्स उनके पास ईआर से आते हैं उनकी पैकेजिंग भी करती है। बिल्कुल सही बात है। गोल्जी बॉडी ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो सिंपल शुगर को मिला के वो कॉम्प्लेक्स शुगर भी बना लेती है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिड। तो देखो प्लास्टिड की फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी हमारी हेल्प नहीं करती, ये गलत स्टेटमेंट है। गोल्जी बॉडी जो है वो लाइजोसोम के सिंथेसिस में हमारी हेल्प करती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं, जो हमारी सेल क्लीनिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट है which cell organelle helps in cleaning the cell by eating the digesting foreign particles and also known as digestive bag and suicide bag। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइजोसोम बोलते हैं, जिनका दूसरा नाम डाइजेस्टिव बैग और सुसाइड बैग भी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी सेल के अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स घूम रहे हैं, जितने भी वायरस घूम रहे हैं, जितने भी बैक्टीरिया घूम रहे हैं, जितने भी वॉर्न आउट सेल्स घूम रहे हैं, उन सबको क्लीन करने का काम, उनको खा जाने का काम कौन करते हैं, हमारे लाइजोसोम्स करते हैं। और लाइजोसोम के सिंथेसिस में हमारी हेल्प कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर मेनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइजोसोम्स विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फॉरेन पार्टिकल्स। दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिंथेसाइज्ड बाय। तो आपको पता है लाइजोसोम के अंदर जो है बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स वो खा रहे हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। उनके अंदर प्रोटीएजेस होते हैं, हाइड्रोलेजेस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल के डाइजेशन में लाइजोसोम की हेल्प कर रहे हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इनको सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है, आपको पता है लाइजोसोम को सिंथेसाइज करने का काम करती है गोल्जी बॉडी, लेकिन लाइजोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उनको सिंथेसाइज करने का काम करता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि लाइजोसोम का सिंथेसिस होता है गोल्जी बॉडी की मदद से, लेकिन उसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है उनको बनाने का काम करता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट वो फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने ये बात एक्सप्लेन की कि जो सेल है वो डिवाइड करती है और जो हमारी नई सेल्स बनती है वो जो हमारी पुरानी सेल्स थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल थी, उन्हीं से हमारी न्यू सेल्स बनती है। वॉल्टर फ्लेमिंग, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट हुक या फिर शेल्डन एंड शोन। तो आपको पता है वॉल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इन्होंने जो क्रोमैटिन टर्म है वो दिया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवरी की है, डेड सेल की डिस्कवरी की है। शेल्डन एंड शोन ने क्या डिस्कवरी की है, सेल थ्योरी को डिस्कवर किया है, ठीक है। और रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कि जो हमारी नई सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो आपको एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। पहले सुनो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपका शरीर जितने भी काम करता है उसको एनर्जी चाहिए होती है, और हमारे शरीर की जो एनर्जी करेंसी है वो कौन है, एटीपी है। मैं अभी बोल के ये लेक्चर ले पा रही हूँ, मेरे शरीर को बोलने की जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। और मेरे शरीर के अंदर एटीपी को बनाने का काम किसने किया है, माइटोकॉन्ड्रिया ने किया है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बुलाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं। This cell organelle is bound by double membrane and its inner layer is deeply folded and called cristae. The cell organelle has its own DNA and ribosome identify. आपको एक सेल ऑर्गेनल को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में कुछ फैक्टर्स आपको बता रखे हैं। जैसे कि इस सेल ऑर्गेनल के पास दो लेयर प्रेजेंट है, इसकी जो इनर लेयर है वो बहुत ही डीपली फोल्डेड रहती है और इसकी इनर लेयर का नाम क्रिस्टे है, और इस सेल ऑर्गेनल के पास अपना डीएनए और राइबोसोम भी मौजूद है। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर वैक्यूल। तो आपको पता है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास दो लेयर प्रेजेंट होती है, पर वो तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी होती है, ठीक है।
तो आपको पता है, लेकिन जो इनर लेयर होती है जिसका नाम क्रिस्टे होता है, वो किसके अंदर मौजूद होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। नेक्स्ट है, दिस सेल ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स। दिस सेल ऑर्गेनल इज डबल मेम्ब्रेन, हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम एंड ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो आपको एक सेल ऑर्गेनल को आइडेंटिफाई करना है जो जानवरों के अंदर नहीं मिलता, एनिमल्स के अंदर नहीं मिलता, आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। ठीक है, इसके पास भी 2 लेयर है, इसके पास भी अपना डीएनए है, इसके पास भी अपने राइबोसोम्स है, पर ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो देखो हमारा सबसे बड़ा क्लू क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है हमारे प्लांट्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है, और ये सनलाइट को कैप्चर करने में हमारी हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है। तो किसकी बात हो रही है? क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है, इन अमीबा डैश वैक्यूल हेल्प्स इन ओस्मो रेगुलेशन। तो आपको बताना है अमीबा के अंदर ओस्मो रेगुलेरिटी मेंटेन करने का काम कौन करता है? फूड वैक्यूल, ट्रांस वैक्यूल, सिस वैक्यूल या फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो देखो अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल भी मौजूद होता है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी मौजूद होता है। फूड वैक्यूल उसकी फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उसकी हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। नेक्स्ट है, क्लोरोप्लास्ट प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस। तो आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट का मेजर फंक्शन कौन से लाइफ प्रोसेस में होता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है या फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करने में हमारी हेल्प करता है, और सनलाइट के कैप्चर के बाद प्लांट्स क्या कर पाते हैं? फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। प्लांट्स के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है, एल्गी के अंदर मौजूद होगा, प्लांट्स के अंदर मौजूद होगा, लेकिन ह्यूमंस के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है, एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है, कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड। तो हमारे कलरलेस प्लास्टिड क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूक्योप्लास्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो क्लोरोप्लास्ट के पास है ना ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, तो यहाँ पर तो कलर है। क्रोमो का मतलब होता है कलर, तो क्रोमोप्लास्ट के पास भी कोई ना कोई कलर मौजूद होता है, लेकिन जो हमारे ल्यूक्योप्लास्ट है वो क्या है? कलरलेस प्लास्टिड्स को हम ल्यूक्योप्लास्ट बुलाते हैं। नेक्स्ट है, टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड विच सेल ऑर्गेनल। तो टोनोप्लास्ट जो है वो किस सेल ऑर्गेनल की आउटर मेम्ब्रेन का नाम है? प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर वैक्यूल्स। तो आपको पता है टोनोप्लास्ट किसकी आउटर मेम्ब्रेन का नाम है? वैक्यूल्स की आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बुलाते हैं? टोनोप्लास्ट बुलाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? लुईन हॉक ने, शेल्डन एंड श्वान ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर रुडोल्फ विर्चो ने? तो लुईन हॉक ने किसकी डिस्कवरी की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला नाम का स्टेटमेंट दिया था, जो कहता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हमारी न्यू सेल्स बनती है। और सेल थ्योरी को प्रपोज किया था शेल्डन एंड श्वान ने। आप अपना स्कोर भी बताएंगे कि 30 में से आपका क्या स्कोर रहा। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।